हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो के अंदर हम लोग डे 15 के साथ आए हैं। कौन सा डे? डे 15। डे 15 के अंदर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं ये तो हम लोग आगे देखेंगे। तो उसको आगे बढ़ने से पहले हम ये कहना चाहेंगे आपसे कि इसके पहले हमने डे 13 और डे 14 जो वीडियो का लेक्चर अपलोड कर रखा है वो हमारा किसका है? टेंस का है। किसका है? टेंस का है। तो उसी से रिलेटेड हम आगे आज पढ़ने वाले हैं डे 15 के अंदर। तो डे 13 और डे 14 के अंदर हमने ये सारा कुछ बताया है। 13 के अंदर ये बताया है कि टेंस के कितने पार्ट्स होते हैं, टेंस के अंदर कितने भाग होते हैं और कौन सा भाग किस टेंस का होता है, ये सारा कुछ बताया है। डे 14 के अंदर ये बताया गया है कि कौन से टेंस का क्या भाग का या किस भाग का हेल्पिंग वर्ब यानी कि HV क्या होता है। जैसे कि टेंस के भाग 12 होते हैं। 12 में प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है, पास्ट परफेक्ट का क्या होता है, पास्ट इंडेफिनिट का क्या होता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का क्या होता है। यानी कि पूरे 12 के टेंस के भाग की जो हेल्पिंग वर्ब होते हैं उसको कैसे पहचाना जाता है। जैसे वह जा रहा है, वह 2 मिनट से जा रहा है, तो ये प्रेजेंट है, एक कॉन्टिन्यूअस है और एक परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। इसी सारी चीजों को हमने डे 14 के अंदर बता दिया है। तो पहले आप 13 और 14 का वीडियो क्लियर रखिए, तब आगे आप 15 पे आते हैं तो आगे जो टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं वो सारा कुछ क्लियर होगा। क्लियर? तो आज हम लोग डे 15 के साथ इस वीडियो के अंदर आए हैं। कौन सा डे? डे 15। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलिए। क्लियर? तो चलिए डे 15 के अंदर हम लोग केवल इंडेफिनिट टेंस को देखने वाले हैं। केवल इंडेफिनिट। ये जरूर आप जानते होंगे कि इंडेफिनिट 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। कॉन्टिन्यूअस 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। यानी कि सभी के 3-3 अलग अलग भाग होते हैं। तो प्रेजेंट के जो 3 भाग होते हैं, पहला होता है, सॉरी इंडेफिनिट के 3 होते हैं ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, दूसरा होता है पास्ट इंडेफिनिट, तीसरा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। क्लियर? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर क्या होता है ये आपको बताया गया है। ता है, ती है, ते है क्रिया के अंत में आने पर वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। ताता तिथि तेथे आने पर वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। गा गी गे आने पर वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। ये सारा कुछ हमने आपको डे 14 के अंदर बता रखा है। तो अगर आप इसको पढ़े रहेंगे तो आसान रहेगा, टेंस को पहचान लेंगे कि कौन सा कहां जा रहा है। सबसे बड़ी बात होती है पहचानना। अगर आप पहचान लेते हैं एक बार में तो तुरंत आप इसको बना लेंगे। बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब क्या होती है ये भी आपको उसी के अंदर वही बताया गया है। तो किस वाक्य की क्या हेल्पिंग वर्ब होती है, उस वाक्य के साथ जो क्रिया का रूप होता है वो कौन सा प्रयोग किया जाएगा। तो ये क्रिया के रूप 5 होते हैं, 5 में से कोई एक लगेगा, सब नहीं हर जगह लगता है, हर जगह अलग अलग लगता है। तो कौन सा कहां लगेगा ये भी आपको बताया गया। तो डे 14 सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है टेंस पढ़ने का। टेंस पढ़ने के लिए सबसे पहले आपको डे 14 को ध्यान से देखना होगा। डे 13 के अंदर तो खैर टेंस के भाग और टेंस का प्रकार यही सब कुछ, उतना कुछ है नहीं, लेकिन डे 14 बहुत जरूरी है। अगर वो क्लियर है तो आप आगे पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को देखेंगे, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को देखेंगे, उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट को देखेंगे। क्लियर? यानी कि इंडेफिनिट जो होता है वो 3 होते हैं, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, वो तीनों को एक साथ देखेंगे। वैसे ही अगले वीडियो में देखेंगे कॉन्टिन्यूअस को, उसके बाद देखेंगे परफेक्ट को, उसके बाद देखेंगे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो यहां केवल हम लोग किसको देखने वाले हैं? इंडेफिनिट यानी कि अनिश्चित। प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे पहचानते हैं? जिस क्रिया के लास्ट में ता है, ती है, ते है की मात्रा आती है वो हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। क्लियर? जिस क्रिया के अंत में ता था, ती थी, ते थे या तो या, ई, ये की मात्रा आती है वो होता है पास्ट इंडेफिनिट। जिस क्रिया के अंत में गा, गी, गे आता है वो हमारा होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो सभी का मैं एक एक एग्जांपल पहले ही आपको दे देता हूं। जैसे कि राम जाता है, राम जाता था, राम जाएगा।
एक बार इस एग्जांपल को आप ध्यान से देखिए, क्या है क्या नहीं है। पहचान रहे हैं? देखो, जिस क्रिया के अंत में ता तीथि तेथे आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। जिस क्रिया के अंत में ता तीथि तेथे आता है वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। जिस क्रिया के अंत में गा गीगे की मात्रा आती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। अब देखो, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कभी कभी ऐसे हो जाता है राम गया, यानी कि क्रिया के अंत में या ई ये की भी मात्रा आ जाती है, वो भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट ही होता है। तो पहचानने को सबसे ज्यादा जरूरी होता है पहचानना। अगर आप पहचान लेते हैं तो आगे उस सेंटेंस को बना सकते हैं। अच्छा, बना सकते हैं तो उसकी अंग्रेजी बोल सकते हैं। अच्छा, बोल सकते हैं यानी कि आपने सीखना चालू कर दिया। क्लियर? देखिए, अब सभी की हेल्पिंग ऑफ देख लेते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग ऑफ आपको हमने बताया था डू या तो डज लगता है। जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग ऑफ लगता है वो डिड लगता है। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर जो हेल्पिंग ऑफ लगता है वो विल या तो शैल लगता है। ठीक है ना? अब देखोगे तो डू डज के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप, डिड के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप, विल शैल के साथ हमेशा वर्ब का पहला रूप। यानी कि जब हेल्पिंग ऑफ का प्रयोग करता है तो वहां हमेशा वर्ब का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। अगर हेल्पिंग ऑफ प्रयोग नहीं करता है किसी भी वाक्य के अंदर तो वहां जो क्रिया का रूप होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो क्या अलग होता है, कैसे अलग होता है, उसी को हम आगे देखने वाले हैं। क्लियर? तो इस वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखिए, बिना स्किप किए, तो आपको क्लियर होगा इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक साथ। क्लियर? चलिए, सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट को। किसको देखेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट को। चलिए, जैसे कि अगर हमको इसी को बनाना हो, राम जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ना, ये कुछ और है। राम जाता है तो राम की इंग्लिश क्या होती है? राम। जाने की इंग्लिश तो गो होती है ना। तो अब बताओ, कुछ लोग कहते हैं यहां पर ये होगा, गोज होगा। अरे काहे गोज होगा भाई? ये काहे ये होगा गोज? एक गोज के अंदर ये जोड़ो, एक के अंदर यस जोड़ो, एक के अंदर कुछ भी मत जोड़ो, बस गो करो। तो अब बताओ, राम जाता है, कौन सा सही होगा? अगर जानते हो तो कमेंट करो, नहीं जानते हो तो उसके बाद हम आगे बताते हैं। राम जाता है, राम गो होगा, राम गोज होगा, राम गोज होगा। तीनों में से क्या सही होगा आगे, ये ऑप्शन दिया हुआ है। एवरीवन कमेंट फर्स्ट। राम जाता है, राम गोज सही होगा। अब देखना पड़ेगा क्यों ये सही होगा, ये क्यों गलत, ये क्यों गलत। देखो, जब वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का होता है, डू डज का प्रयोग नहीं करता है, डू डज का प्रयोग नहीं करता है, तो वहां जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है, तो वहां जो सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो क्रिया के अंत में यस या तो ईएस जोड़ना पड़ता है। क्या बताया हूं? अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, डू डज का प्रयोग नहीं किया है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्रिया के अंत में यस या तो ईएस जोड़ना पड़ता है। अगला एग्जांपल ले लोगे, वह बोलता है, ही स्पीक। देखो, डू डज का प्रयोग नहीं कर रहा है, सब्जेक्ट सिंगुलर है ना, तो यहां पर यस या तो ईएस लगाना पड़ेगा। जैसे यहां लगा रहे थे तो यहां पर भी लगाना पड़ेगा। मान लो तुम यहां पर भी ईएस जोड़ते हो तो ये गलत हो गया, क्योंकि यहां ईएस नहीं जोड़ सकते, यहां जोड़ सकते हैं। उसका क्या नियम होता है? जब क्रिया के अंत में एस एच सी एच ओ एक्स जेड या तो डबल एस, एस एच सी एच ओ एक्स जेड या तो डबल एस का प्रयोग करता है तो वहां अंत में ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि गो के अंत में क्या आया है? ओ आया है, ओ आने पर ई एस जोड़ा जाता है। यहां देखो, स्पीक के अंत में के आया है, इनमें से कुछ नहीं मिल रहा है, तो वहां क्या जोड़ोगे? यस जोड़ोगे। क्लियर?
वे वहां खेलते हैं, थोड़ा सा वाक्य बड़ा हो गया, क्या बनेगा? दे। अब देखो प्लेज होगा, नहीं होगा, यहां यस या यस नहीं जोड़ना है। क्यों नहीं जोड़ना है? क्योंकि सब्जेक्ट क्या हो रहा है? बहुवचन यानी कि प्लूरल, तो यहां ना यस जुड़ेगा ना ईएस जुड़ेगा। दे प्लेज देयर, दे प्ले देयर, आ रहा समझ में? दे प्ले देयर। सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर यस या तो ईएस जोड़ा जाता है, नहीं होने पर नहीं जोड़ा जाता है। अब यस लगेगा कि ईएस लगेगा, आपको इसको याद रखना पड़ेगा। एस एच सी एच ओ एक्स जेड डबल एस आने पर ईएस से जोड़ा जाता है, नहीं आने पर यस से जोड़ा जाता है। आ रहा समझ में? अब देखो ये तो सिंपल का यानी कि असर्टिव सेंटेंस है ना, बात बताई जा रही है ना, वह राम जाता है, वह बोलता है, वे वहां खेलते हैं। अब इसका नेगेटिव देखने वाले हम लोग, ये अफर्मेटिव है यानी कि सकारात्मक, इसका नकारात्मक क्या बनेगा? चलो एक बार उसको देख लेते हैं। और शुरू से देख लेते हैं एक बार, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। राम पढ़ता है, राम नहीं पढ़ता है। दोनों का दोनों सेंटेंस सिंपल है ना, साधारण वाक्य है ना, तो साधारण वाक्य के दो भाग होते हैं, ये आपको पता है, एक अफर्मेटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। अब देखो ये अफर्मेटिव और ये नेगेटिव है, तो राम पढ़ता है, राम रीड्स। यहां यस लगेगा क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यस या यस जोड़ना पड़ेगा, तो यहां यस जुड़ेगा क्योंकि एस एच सी एच ओ एक्स जेड और डबल एस नहीं आया है, तो वहां आने पर डी आया है, तो इसलिए यस जोड़ा जाएगा। राम नहीं पढ़ता है, अब देखो यहां हो जाएगा डज नॉट रीड। अब यहां कुछ भी नहीं जुड़ेगा, ना यस जुड़ेगा ना ई एस जुड़ेगा, क्योंकि डू के अंदर हमने ई एस जोड़ के इसको डज बना दिया, डू के अंदर ई एस जोड़ के हमने इसको डज बना दिया, तो आगे यहां पर यस या यस नहीं जोड़ सकते। राम डज नॉट रीड। सचिन लिखता है, सचिन राइट्स। सचिन नहीं लिखता है, सचिन डज नॉट राइट। मैं बोलता हूं आई स्पीक, मैं नहीं बोलता हूं आई डू नॉट स्पीक। सर पढ़ाते हैं, सर टीचेस। सर नहीं पढ़ाते हैं, सर डज नॉट टीच। क्लियर हो रहा है? अब देखो जब प्रश्न करेगा क्या वो बोलता है, सर यही लिख लो, क्या वह पढ़ता है। जब क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग ऑफ बाहर हो जाता है, डज ही रीड, डज ही रीड, डज ही रीड। क्या राम खेलता है, डज राम प्ले। क्या सर पढ़ाते हैं, डज सर टीच। अब अगर हो जाता क्या वे आते हैं, तो क्या वे आते हैं, तो वे यानी कि दे के साथ क्या लगेगा, डू, डू दे कम। क्या वे आते हैं, डू दे कम। क्या वे आते हैं, डू दे कम। क्या वह आता है, डज ही कम। क्या वे आते हैं, डू दे कम। क्या वह आता है, डज ही कम। अंतर समझ में आ रहा है? डू डज का डज कब लगेगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, डू कब लगेगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। अगला देखो, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, वाई डज ही रीड, वाई डज ही रीड। वह कैसे पढ़ता है, हाउ डज ही रीड। वह कैसे आता है, हाउ डज ही कम। वे कैसे आते हैं, हाउ डू दे कम। क्लियर है? सचिन हंसता है, सचिन लाफ्स। सचिन नहीं हंसता है, सचिन डज नॉट लाफ। क्या सचिन हंसता है, डज सचिन लाफ। सचिन कब हंसता है, व्हेन डज सचिन लाफ, व्हेन डज सचिन लाफ। क्लियर होगा? मैं पत्र वहां भेजता हूं, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मैं पत्र वहां भेजता हूं, एवरीवन कमेंट फास्ट। मैं पत्र वहां भेजता हूं, मैं पत्र वहां नहीं भेजता हूं, मैं पत्र वहां नहीं भेजता हूं। क्या मैं पत्र भेजता हूं, सॉरी क्या मैं पत्र वहां भेजता हूं, क्या मैं पत्र वहां भेजता हूं। मैं पत्र वहां क्यों भेजता हूं, मैं पत्र वहां क्यों भेजता हूं। इनका पूरा का एग्जाम्पल का आप कमेंट में बताइए, इसका आंसर क्या होगा। मैं पत्र वहां भेजता हूं, मैं पत्र वहां नहीं भेजता हूं, क्या मैं पत्र वहां भेजता हूं, मैं पत्र वहां क्यों भेजता हूं। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए, एवरीवन कमेंट।
हो गया। चलिए मैं पत्र वहां भेजता हूं, आई सेंड लेटर देयर, आई सेंड लेटर देयर, मैं पत्र वहां नहीं भेजता हूं, आई डू नॉट सेंड लेटर देयर। क्या मैं पत्र वहां भेजता हूं? डू आई सेंड लेटर देयर, डू आई सेंड लेटर देयर। मैं पत्र वहां कब भेजता हूं? कब बोला गया है? कब बोला गया तो वेन लगाओगे, क्यों बोला गया तो वाई लगाओगे, कैसे बोला गया था हाउ लगाओगे, डू आई सेंड लेटर देयर। आ रहा समझ में? अगर अभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर किसी को कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल देखते हैं। राम जाता था, राम जाता था, ये है ना जिस क्रिया के अंत में तात आती थी तेते आता है, वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। जिस क्रिया के अंत में तात आती थी तेते आता है या तो या ये की मात्रा आती है, वो पास्ट इंडेफिनिट का होता है। तो अब ये देखना होगा पास्ट इंडेफिनिट के साथ हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म प्रयोग होता है। कौन सा? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो वर्ब का सेकंड फॉर्म आपको आना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। तो अब जाने के मींस गो होता है, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट, गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। तो इसका क्या बन जाएगा? राम वेंट। मैं बोला, बोलने की इंग्लिश स्पीक, स्पीक का सेकंड फॉर्म स्पोक, तो आई स्पोक। मैं बोला, आई स्पोक। नेगेटिव होने पर क्या होगा देखो, राम नहीं जाता है। अब यहां बनेगा राम डिड नॉट गो। अब देखो यहां गो हो गया, अभी हमने यहां राम के साथ सेकंड फॉर्म लगाया है, अब यहां राम के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगा रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि डू फर्स्ट फॉर्म होता है, डिड सेकंड फॉर्म होता है। तो ऑलरेडी हम यहां सेकंड फॉर्म यूज कर चुके हैं, तो यहां सेकंड फॉर्म यूज नहीं कर सकते हैं। अगर हम यहां पर भी वेंड करते हैं तो ये हमारा एग्जांपल हो जाएगा गलत। क्लियर? तो यहां क्या चाहिए? गो चाहिए। आ रहा समझ में? सर पढ़ाते थे, सर टॉट, सर नहीं पढ़ाते थे, सर डिड नॉट टीच। आ रहा समझ में? सर डिड नॉट टीच। नेक्स्ट, क्या वह, इसी को लिखो, क्या वह जाता था। अब देखो क्या पहले आ गया ना, तो इसकी हेल्पिंग ऑफ डिड होती है, डिड ही गो। क्या वह जाता था? डिड ही गो। क्या वह जाता था? डिड ही गो। क्या वे जाते थे? डिड दे गो, डिड दे गो। क्या सर पढ़ाते थे? डिड सर टीच। डिड के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, और नहीं तो वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लगता है। जब डिड का प्रयोग करता है तो वहां वर्ब का पहला रूप लगेगा, डिड का प्रयोग नहीं करेगा तो वहां वर्ब का दूसरा रूप लगेगा। कौन से टेंस में? पास्ट इंडेफिनिट के अंदर पहला भी लगता है और दूसरा भी लगता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर पहला भी लग रहा था और पांचवा भी लग रहा था, वैसे यहां पर भी पहला भी लगेगा और दूसरा भी लगेगा। अगला देखोगे, वह कैसे जाता था। क्या बन जाएगा? हाउ डिड ही गो। वह कब जाता था? हाउ डिड, हाउ होगा नहीं, कब की इंग्लिश? व्हेन, व्हेन डिड ही गो। वह कैसे जाता था? वह कैसे जाता था, देखो कैसे अभी हमने लिखा है, वह कैसे जाता था, हाउ डिड ही गो। कैसे का? हाउ। वह क्यों जाता था? व्हाई डिड ही गो। क्लियर? सचिन लिखा, सचिन रोट। सचिन नहीं लिखा, सचिन डिड नॉट राइट हो जाएगा। क्यों राइट होगा? डिड का प्रयोग होने पर वर्ब का पहला रूप उठा लेगा। सचिन डिड नॉट राइट। क्या सचिन लिखा? डिड सचिन राइट। सचिन कब लिखा? व्हेन डिड सचिन राइट, व्हेन डिड सचिन राइट। आ रहा समझ में? अगर अभी भी किसी को पास्ट इंडेफिनिट के अंदर कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करिए। कौन सा? पास्ट इंडेफिनिट। तो हमने दो देख लिया, एक प्रेजेंट देखा और एक पास्ट देखा। तो प्रेजेंट पास्ट के अंदर अभी भी किसी को समस्या होती है तो आप तुरंत कमेंट करिए ताकि आपको क्लियर हो। दो पढ़ चुके हैं, तीसरा पढ़ने वाले हैं, अगर वहां डाउट है तो तीसरा पढ़ने का कोई मतलब नहीं। तो वहां भी किसी को डाउट है या समझ में नहीं आया, वापस से आप जाइए, वहां से वीडियो को देख के आइए, फिर यहां से इसको चालू करिए। क्लियर? तो अब आगे हम लोग देखने वाले हैं
फ्यूचर इंडेफिनिट। कौन सा? फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट को कैसे पहचानोगे? हमने सब बता दिया है। जिस क्रिया के अंत में गार्गिके की मात्रा आती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जिस क्रिया के अंत में गार्गिके की मात्रा आती है वो फ्यूचर इंडेफिनिट होता है। जैसे कि वह खेलेगा, क्रिया के अंत में कौन सी मात्रा है? गार्गिके। ही विल प्ले। वह खेलेगा, ही विल प्ले। वह नहीं खेलेगा, नेगेटिव गया ना, तो क्या बन जाएगा? ही विल नॉट प्ले। फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर हमेशा वर्ब का पहला रूप प्रयोग किया जाता है। सर पढ़ाएंगे, सर विल टीच। सर नहीं पढ़ाएंगे, सर विल नॉट टीच। मैं बुलाऊंगा, आई विल कॉल। मैं नहीं बुलाऊंगा, आई विल नॉट कॉल। क्लियर? हाँ, आई और वी के साथ इसका ध्यान रखना होगा आपको, शैल का प्रयोग करते हैं, वो भी केवल लिखते टाइम। वो भी केवल लिखते टाइम अगर आप बोल रहे हैं आई और वी के साथ भी विल का प्रयोग करिए। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं ना, मैं उसे बुलाऊंगा, आई विल कॉल हिम। मैं उसे बुलाऊंगा, आई विल कॉल हिम। अगर मुझे लिखना है तो आई शैल लिखेंगे। मुंह से बोल रहा हूं, आई विल बोलेंगे। यानी कि बोलने के लिए आप सभी के साथ विल का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन अगर लिख रहे हैं तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। क्लियर? क्या वह खेलेगा? क्या वह खेलेगा? क्या वह खेलेगा? क्या बन जाएगा? विल ही प्ले। क्या बन जाएगा? विल ही प्ले। हेल्पिंग में बाहर निकल गया ना, यानी कि कभी भी जब क्या शब्द पहले आता है तो हेल्पिंग में बाहर निकल जाता है। वह कहां खेलेगा? वह कहां खेलेगा? वह कहां खेलेगा? वेयर विल ही प्ले। वेयर विल ही प्ले। ऐसा समझ में? सचिन हंसेगा, सचिन विल लव। सचिन नहीं हंसेगा, सचिन विल नॉट लव। क्या तुम बोलोगे? क्या तुम बोलोगे? विल यू स्पीक? क्या तुम बोलोगे? विल यू स्पीक? क्या वह आएगा? विल ही कम? क्या तुम जाओगे? विल यू गो? क्या सर पढ़ाएंगे? विल सर टीच? क्या सर पढ़ाएं? क्या सर पढ़ाएं? डिड सर टीच? क्या सर पढ़ाते हैं? डज सर टीच? एक बार सभी को एक साथ देखते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, सभी का एग्जाम्पल। जैसे कि वह जाता है, ही गोज। वह नहीं जाता है, ही डज नॉट गो। क्या वह जाता है? डज ही गो। वह कैसे जाता है? हाउ डज ही गो। ये हो गया प्रेजेंट। आज समझे? वह जाता था, वह जाता था, ही वेंट। वह नहीं जाता था, ही डिड नॉट गो। ही डिड नॉट गो। क्या वह जाता था? डिड ही गो। डिड ही गो। वह क्यों जाता था? वाई डिड ही गो। वाई डिड ही गो। वह जाएगा, ही विल गो। वह नहीं जाएगा, ही विल नॉट गो। क्या वह जाएगा? विल ही गो। वह कैसे जाएगा? हाउ विल ही गो। क्लियर? अगर अभी भी किसी को भी इंडेफिनिट, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, तीनों इंडेफिनिट, आपने इस वीडियो के अंदर तीनों इंडेफिनिट को देखा है, अगर किसी को भी कोई डाउट होता है तो आप तुरंत कमेंट करिए। तुरंत कमेंट करेंगे तभी आपका पूरा का पूरा इंडेफिनिट क्लियर होगा। अगर आपको पूरी तरीके से आ गया है तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर नहीं आया है तो आप अगला पढ़ोगे तो आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब हम पढ़ चुके हैं वो हमें आना चाहिए। तो ऐसे ही इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल का नाम है नदवा लर्निंग इंस्टीट्यूट। थैंक यू।